नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी के सर शशि शरण सर के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 इतिहास। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 9th का अध्याय 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है। यानी जम्मू कश्मीर में जो चरवाहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो गुज्जर बकरवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुज्जर बकरवाल। इसका डिस्कशन जो है कि NCERT के पेज नंबर जो है कि 98 में दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवर रखते हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि बकरवाल समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है कि विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन में कह रहा है कि यह समुदाय मवेशियों के चारावाहों की तलाश में भटकते रहते हैं, तो ये सही है। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते थे, न कि गाय भैंस, तो ये जो है कि गलत है। गुज्जर बकरवाल के लोग गर्मियों में कश्मीर घाटी में थे, ये सही है। इस समुदाय के लोग हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो कथन 2 और कथन 4 जो है कि असत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े बेड़े रखते थे हैं। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीता गया ये यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। उसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी जाती तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर के डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाकों में मिलने वाली सूखी झाड़ियों ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते गर्मियों के चारागाहों के लिए। इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग 9 के बराबर खेती करते हैं। और दिया हुआ है कि गद्दियों के पास जो है भेड़ बकरियां होती हैं, तो गुज्जर गाय भैंस पालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें कह रहा है कि सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ चले जाते थे, तो कहाँ चले जाते थे, तो शिवालिक के निचली पहाड़ियों पर। कहाँ? शिवालिक के निचली पहाड़ियों पे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है निम्न में से गद्दी समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, तो कहाँ रहते थे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। कह रहा है कि पास के ही पहाड़ों में चारावाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है कि गद्दी के समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन में दिया हुआ है कि गद्दी समुदाय के लोग भेड़ बकरियां पालते हैं, न कि गाय भैंस, तो ये सही है। यह समुदाय हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में निवास करती है, ये भी सही है। ये जाड़ों के मौसम में रेवर लेकर शिवालिक की पहाड़ी में चले जाते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि और स्फीति, एक मिनट,
के स्फीति के गांव में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच में वे गर्मियों की फसलें काटते और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे जो है अपने रेवर लेकर के शिवालिक की पहाड़ियों में जारों वाले चारागाहों में चले जाते हैं और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह जो है कि बदलते रहते हैं। यानी गद्दी समुदाय जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो ये सभी जो है कि मौसम के अनुसार जो है अपनी जगह को जो है कि बदलते रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्सों के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? उसको भावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावर। कह रहा है गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल का इलाका है। यानी भावर जो है कि गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ी के निचले हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क और सूखे जंगल का इलाका है। अब बुग्याल जो होता है वो बुग्याल ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान है। बुग्याल क्या है? तो ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं? बुग्याल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते थे? तो कहाँ पर जो है कि व्यतीत करते थे? कह रहा है गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय जो है कि कहाँ पर व्यतीत करते थे? तो कहाँ पर व्यतीत करते थे? शिवालिक की पहाड़ी पे। कहाँ पे? शिवालिक की पहाड़ी पे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिमालय के चरवाहे नहीं थे? तो हिमालय के चरवाहे कौन नहीं थे? तो कुरुमा नहीं था। कौन नहीं था? कुरुमा नहीं था। ठीक है। कह रहा है सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलने रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। यानी भोटिया, शेरपा और किन्नौरी ये समुदाय जो हिमालय के चरवाहे थे, और कुरुमा जो है कि नहीं था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत है, कौन सा कथन असत है। ठीक है। तो पहला कथन में कह रहा है कि चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। तो ये सही है। धनगर गडरी ये महाराष्ट्र के जाने माने चरवाहा समुदाय थे। ये महाराष्ट्र के मध्य पठार में रहते थे। ये भी सही है। तीसरा कथन में दिया है कि पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय होता था। तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है? तो केवल 3 जो है कि असत है। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरवाहा बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा, किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहे के विपरीत यहाँ के चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि निम्न में से धंगर समुदाय जाना माना चरवाहे कहाँ पर था? तो ये कहाँ पर था? तो ये महाराष्ट्र में था। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि 19वीं सदी में किस विदेशी यात्री ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था? तो कौन किया था? तो बुकानन किया था। कौन किया था? बुकानन। ठीक है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चरवाहा समुदाय की जिंदगी की झलक मिलती है। मिसाइल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा कि उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करते हैं, थोड़े बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर के दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे।
उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन, ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू टी कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनाडा एंड मलाबार, लंदन 1807। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि किन किसानों ने धनगरों का खुल करके स्वागत करते थे? तो कौन सा किसान करता था? तो कोकनी किसान। कौन सा किसान? कोकनी किसान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि निम्न में से रायका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? तो रायका समुदाय के लोग कहाँ पर रहते थे? राजस्थान में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है निम्न में से गुल्ला समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? गुल्ला समुदाय के बारे में कौन सा कथन जो है कि सही है? तो पहला कथन में कह रहा है इस समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, तो सही है। ये समुदाय कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, तो ये गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। डिस्कशन में दिया हुआ है कि गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और कुरुबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। मतलब गोल्ला समुदाय के लोग जो है कि गाय भैंस पालते थे, वहीं पर कुरुमा और कुरुबा समुदाय जो है कि भेड़ बकरियां पालते थे। हाथ के बुने कम्बल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि निम्न में से रायका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते हैं? तो कौन से नहीं पालते थे? तो मुर्गी नहीं पालते थे। ठीक है। रायका अपने गांव में रहते थे क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था, पर अक्टूबर आते आते ये चारगाह सूखने लगते थे। नतीजन ये लोग नए चारगाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे। अगली बरसात में ही वापस लौटते थे। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। मतलब जो रायका समुदाय के लोग थे वो भेड़ बकरी और ऊँट पालने का काम करता था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि निम्न में से रायका समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है। कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कह रहा है उपर्युक्त कूट में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कह रहा है उपर्युक्त कूट में कौन सा कथन जो है कि असत्य है? तो यहाँ असत्य, यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो यहाँ कथन असत्य नहीं सत्य रहने दीजिए। कौन सा कथन जो है कि सत्य है? ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन में कह रहा है कि यह समुदाय राजस्थान के रेगिस्तानों में रहता है। सही बात है कि रायका समुदाय जो है राजस्थान के रेगिस्तानों में रहता है, तो सही है। यहाँ पर बारिश का कोई भरोसा नहीं होती, इसीलिए खेती उपज घटती बढ़ती है, जिसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर जो है कि 1 और 2 जो है कि सही हो जाएगा। डिस्कशन में दिया हुआ है कि राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था। कहाँ पर रहता था? राजस्थान के रेगिस्तानों में रायका समुदाय रहता था। इसके इलाकों में बारिश का कोई भरोसा नहीं था, होती भी थी तो बहुत कम, इसीलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी। इसके चलते रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो पहला कथन में कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि के फैलाव के कारण चारागाह सिमटने लगे। सही बात है। इधर उधर आने जाने पर बंदिश लगने लगी और उनसे लगान वसूल किए जाने लगा। ये भी सही है। वन अधिनियम के कारण जंगलों को आरक्षित घोषित कर चरवाहों को जंगलों में घुसने पर पाबंदी लगा दी। ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उनमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा। उनके पेशे हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा।
दूसरी बात कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों के आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरावाहों के घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है वन अधिनियम पारित होने के बाद चरावाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। ठीक है, तो इसमें कूट के सहायता से जो है कि आपको आंसर देना है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है चरवाहों को जंगलों में दाखिल होने के लिए छूट परमिट लेनी पड़ती थी। सही है। जंगलों में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले वह चारा कितना भी हो। ये भी सही है। वन अधिनियम के कारण पड़ती भूमि को कृषि भूमि में तब्दील होने के कारण चरवाहों का चारागाह सिमटने लगा। ये भी सही है। चौथा कथन में दिया है कि जंगलों में चरवाहों को चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार दे दिए गए, जिसमें पशुओं चरने, इमारती लकड़ी तथा ईंधन इकट्ठा करने की अनुमति दे दी गई। तो ऐसा नहीं दिया गया था, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 सही है। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। ठीक है। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल पहली बात अंग्रेज सरकार चारागाहों की खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी। ज़मीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं, अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता था, जिसकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि निम्न में से औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया था? 1871 में। कब पारित किया गया था? 1871 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है अपराधी जनजाति अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो पहला कथन में है इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरावाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। तो सही है। इस कानून में ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गांवों या बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। ये भी सही है। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। ये भी सही है। इन समुदाय को बिना परमिट आवाजाही से मुक्त कर दिया गया। तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन जो है कि असत है, तो केवल 4 जो है कि असत है। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों को बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गांव या बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनके बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम पुलिस उन पर सदा नज़र रखने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। इसमें कह रहा है 20 में आधी से अधिक चरावाहा आबादी कहाँ रहती है? कहाँ पर रहती है? तो अफ्रीका में रहती है। कहाँ पर? अफ्रीका में। और अफ्रीका जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। इनमें से बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा अफ्रीका के चरावाहा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो धंगर नहीं है। कौन नहीं है? धंगर नहीं है। और मसाई, बोरान और सोमाली जो है अफ्रीका का चरावाहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें कह रहा है अफ्रीका के चरवाहा जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है। कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन में कह रहा है कि यह चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते थे और दूध, मांस, पशुओं के खाल व ऊन आदि बेचते थे। सही है। अफ्रीका में बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। ये भी सही है।
यहाँ के ज़्यादातर चरवाहा समुदाय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में रहते थे, तो ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर आश्रित है। इनमें से बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोरोन और तुर्कान जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल है। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदान या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाले मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कह रहा है कि तंग निकाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला कथन में कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तांग निकाह को 1919 में ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया, तो सही है। तांग निकाह को 1961 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली, तो ये भी सही है। 1964 में जंजीबार में विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तांगनिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और 1961 में उसको आज़ादी मिला और 1964 में जो है कि जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नया नाम दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश किनिया और जर्मन तांगनिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड के 2 बराबर हिस्सों में कब बांटा गया, तो कब बांटा गया, तो 1885 में। कब बांटा गया, 1885 में। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 1885 में ब्रिटिश किनिया और जर्मन तांगनिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकारों ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जों में ले लिया। मसाइयों की दक्षिण किनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार क्या करना है कि कौन सा कथन जो है कि असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो पहला कथन में कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन के बाद मसाइयों का लगभग 60% हिस्सा उसे छीन लिया गया, तो सही बात है, इस कथन सही है। सरकार ने गोरों को बसाने के लिए चारागाहों को अपने कब्जों में ले मसाइयों को दक्षिण किनिया उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया, ये सही है। अंग्रेजों के आने से मसाई आर्थिक और राजनीति दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे, तो ये गलत है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत है, तो हमारा 3 कथन में जो दिया हुआ है वो जो है कि असत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3 यानी बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कशन में दिया हुआ है कि सीमा खींचकर मसाईलैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मसाइयों को दक्षिणी किनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाकों में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उससे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि निम्न में से शाम्बरू नेशनल पार्क किस देश में है, तो किस देश में है, तो ये किनिया देश में है। किस देश में, किनिया देश में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है निम्न में से सेरेंगेटी पार्क कहाँ स्थित है, तो सेरेंगेटी पार्क कहाँ पर है, तो ये तंजानिया में है। कहाँ पर, तंजानिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है कि अफ्रीका के कौन सा नेशनल पार्क सूखे और भोजन की सर्वाधिक कमी से ग्रस्त है, तो उस पार्क का नाम है
अम्बोसेली नेशनल पार्क, अम्बोसेली नेशनल पार्क, अम्बोसेली नेशनल पार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि निम्न में से काओकोलैंड चरवाहे कहाँ निवास करते थे? तो कहाँ पर निवास करते थे? तो नामीबिया में। कहाँ पर? नामीबिया में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से मसाई समाज में सामाजिक परिवर्तन कौन थे? तो कौन सा सामाजिक परिवर्तन था? वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। तो सही है। अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच एक नया भेदभाव पैदा हुआ, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मसाई समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी मसाई समुदाय है उसके बारे में जो है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। कौन सा कथन असत्य है तो उसके बारे में देखना है। तो पहला कथन दिया हुआ है मसाई समाज के बारे में। मसाई समाज में वरिष्ठ जन समुदाय ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले के हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। तो ये गलत है। योद्धा समुदाय समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। ये भी गलत है। ब्रिटिश सरकार ने मसाइयों में से अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी मुखिया को दे दी। इसके बाद उन्होंने हमले और लड़ाइयों पर पाबंदी लगाने वरिष्ठ जन योद्धा दोनों की परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई। तो ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल जो है कि 1 और 2 असत्य है। ठीक है। अब डिस्कशन में दिया हुआ है कि मसाइयों की मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए, अपने अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों ही परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाईलैंड में भी आए बदलावों से सारे चारागाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन एल्डर्स और योद्धा वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने, अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने, कबीलों की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।